शापित हवेली पार्ट 1। रात के 10 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अंधेरे और बिजली की कड़क के बीच एक 28 वर्षीय युवक राघव अपने फ्लैट में बैठा पुरानी फोटोज देख रहा था। उनमें से एक फोटो देखकर उसका मन विचलित हो गया। वो एक पुरानी हवेली की तस्वीर थी जो उसके गांव रामपुर की थी, वहीं जहां वह बचपन में कुछ सालों तक रहा था। उसके माता पिता की मौत के बाद वह शहर चला आया था, लेकिन उस हवेली की यादें आज भी उसके जहन में ताजा थीं। खासकर वो एक कमरा जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता था। मुझे वापस जाना होगा, राघव ने मन में कहा। गांव की खामोशी। अगले दिन राघव ने बैग पैक किया और गांव के लिए रवाना हो गया। शहर से गांव तक पहुंचने में 7 घंटे लगे। जब वो रामपुर पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था, शांत, सुनसान और रहस्यमयी। लोगों ने उसे देखते ही हैरानी जताई। राघव बेटा, इतने सालों बाद? बूढ़ा चौधरी रामप्रसाद बोला। हाँ चाचा, कुछ अधूरा छूट गया था यहाँ, राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पर लोगों की आंखों में डर था और हवेली का नाम सुनते ही सब चुप हो गए। उस हवेली में अब कोई नहीं जाता बेटा, वहां कुछ है, एक बूढ़ी औरत बोली। जो वहां गया लौट कर नहीं आया। राघव बस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। शापित हवेली। हवेली गांव के किनारे थी, बड़ी, टूटी फूटी, पर अब भी उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। लोहे का गेट खुद ही चरमराकर खुला। राघव ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा की लहर उसके शरीर से टकराई। दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, सब पर धूल जमी थी, पर हर चीज जस की तस थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बंद कमरा अब खुला हुआ था। बंद कमरा। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कमरे में कदम रखा। कमरा बेहद ठंडा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे कोई तंत्र मंत्र की रचना। बीच में एक पुराना पलंग जिस पर लाल रंग की चादर पड़ी थी। चादर पर हाथ रखते ही राघव को एक झटका लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, कोई नहीं था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रहस्यमयी डायरी। कमरे की अलमारी में राघव को एक पुरानी डायरी मिली। पहला पन्ना खुला और लिखा था, जिसने भी यह पढ़ा वह जान ले यह हवेली एक शाप है। इसे ना छोड़ पाओगे, ना समझ पाओगे। यहाँ आत्माएं सिर्फ भटकती नहीं, वो जीती हैं। राघव ने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर किसी नैना नाम की लड़की का जिक्र था। नैना को मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब वह यहाँ है, हमेशा के लिए। नैना की परछाई। उसी रात राघव को सपने में वही नाम सुनाई देने लगा, नैना, नैना। जैसे ही उसने आंख खोली, कमरे की दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा धुंधला। कौन है तू? राघव चिल्लाया। परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। तभी बिजली चली गई। कुछ सेकंड बाद राघव जमीन पर गिरा पड़ा था, बेहोश। दूसरा दिन और रहस्य। अगले दिन जब वह उठा तो खुद को हवेली के बाहर पाया, लेकिन गेट अब बंद था। गांव के लोग डर के मारे हवेली के पास नहीं आए। उसने चौधरी रामप्रसाद से पूछताछ की, जिन्होंने बताया, नैना तुम्हारे पिताजी की बहन की बेटी थी, बहुत ही सुंदर, पर एक तांत्रिक के जाल में फंस गई। तांत्रिक ने उसे बलि के लिए चुना। तुम्हारे पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली में आग लग गई और सब खत्म हो गया। पर उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। आत्मा का संकेत। राघव ने दोबारा हवेली में घुसने का फैसला किया। इस बार वह कमरे में एक दर्पण लेकर गया। पुरानी कथाओं के अनुसार आत्माएं दर्पण में दिखाई देती हैं। रात को जैसे ही दर्पण सामने रखा, नैना की आत्मा उसमें प्रकट हुई। राघव, मुझे मुक्त करो। उसकी आवाज धीमी पर दिल दहला देने वाली थी। कैसे? राघव ने पूछा। तुझे वही करना होगा जो अधूरा रह गया था। बलि रोकी थी, पर उसका बदला अधूरा है। बलि की रात। राघव ने डायरी के आखिरी पन्नों में पढ़ा, बलि की रात अमावस्या को होती है, और वह रात बस 2 दिन दूर थी। उसे हवेली की तहखाने में एक तांत्रिक यंत्र भी मिला, काले पत्थर का चक्र जिसके चारों तरफ राख की रेखाएं खींची थीं। राघव को समझ आ गया कि नैना को मुक्त करने के लिए उसे वही रीत दोहरानी होगी, लेकिन इस बार पूरी। अंत नहीं, शुरुआत है। अमावस्या की रात आ चुकी थी। हवेली में हवा भी रुक गई थी। राघव ने तांत्रिक यंत्र को सक्रिय किया, हवन शुरू किया, पर तभी वह परछाई फिर सामने आई। पर इस बार वह केवल एक नहीं थी, कई आत्माएं थीं, जिनकी आंखें जल रही थीं। राघव चिल्लाया, मैं सिर्फ नैना की मदद करने आया हूं। नैना की आत्मा आगे आई और बोली, बहुत देर हो चुकी है, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा बन चुका है।